बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद वकास। आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि लेक्चर नंबर 4 आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें लेक्चर नंबर 4 में हमने जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस किया था। हमारे पास यहाँ तक जो है चैप्टर के काफ़ी सारी टॉपिक्स हो चुके हैं। आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। लेक्चर नंबर 5 है हमारा, एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। पहले इसमें हम जो है वो 11 शॉर्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए ये देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2.1। डिफाइन द टर्म्स। टर्म्स आपने डिफाइन करनी है। पहली टर्म आपके पास है यूनिट वेक्टर, दूसरी टर्म है पोजीशन वेक्टर, थर्ड आपके पास है जो है वो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये सारी टर्म्स आपने सिंपल डिफाइन करनी है। हम बड़ा ब्रीफली इसको जो है वो चैप्टर लेक्चर नंबर जो है वो 3 में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी एक बार यूनिट वेक्टर क्या होता है आप खुद भी रिकॉल किया करें। जब मैं बोल रहा हूँ यूनिट वेक्टर तो आपके माइंड में खुद ब खुद जो है वो प्रीवियस लेक्चर आना चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसमें अगर आप थोड़ी सी और चीज़ ऐड कर दें, डेफिनेशन वहाँ लिखी हुई है कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पुटिंग एन एरो हेड। यूनिट वेक्टर को हम इस हेड से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला भी अगर लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है कि यूनिट वेक्टर जो है आता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से अगर आप लोग राइट करें ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर, द वेक्टर विच इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस ओरिजिन। ठीक है, तो इसमें उसकी टेल जो है वो लाई करते हैं ओरिजिन के ऊपर। यहाँ पे भी अगर आप इसकी जो है वो बता दें डायग्राम बना के कि ये एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A एंड B, ओरिजिन O। ओरिजिन O से लेके पॉइंट P तक का जो वेक्टर है दैट इज R, और R वेक्टर क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। वैल्यू क्या होगी? AI प्लस BJ। इस तरह 3 डायमेंशन में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं आप लोग। सो दिस इज अबाउट द पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है? द पार्ट्स ऑफ वेक्टर whose vector sum is equal to original vector are called components of vector। या फिर हमारे पास जो बुक में डेफिनेशन थी, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। दोनों आप राइट डाउन कर सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे आ रही है स्लाइड के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग जो है इसका क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन करेंगे। तो दिस इज अबाउट 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2.2। द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव अ जीरो रिजल्टेंट व्हाट कैन बी ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था जब हमने वेक्टर एडिशन जो है वो डिस्कस की थी कि वेक्टर को हम इस तरह से अरेंज करें कि वो एक ट्रायंगल बनाए। वेक्टर्स शुड बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लाइक दिस। अगर आप डायग्राम बना देंगे, डायग्राम स्टूडेंट बताते चलूँ बहुत इफेक्टिव होती हैं। एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देता है अगर आपकी डायग्राम है, इक्वेशन है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि आप हमेशा 85 का स्कोर लेके माइंड में चलें, और उसके लिए आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को जितना मेथड से लिख सकते हैं। मेथड्स मतलब आपने वर्डिंग में राइट डाउन किया, आप उसकी डायग्राम भी बनाएं, आप उसकी इक्वेशन भी राइट डाउन करें। तो ये सारी अगर चीजें होंगी तो आपका पेपर भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर आपको मार्क्स भी देगा। अब वर्डिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। दिस इज अ वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B एंड दिस इज वेक्टर C। तो आपको मैंने बताया था कि अगर लास्ट वाले वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिल जाए तो आंसर कितना आता है? 0। A प्लस B प्लस C, हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका? 0, या नल वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2.3 स्टूडेंट्स। अ वेक्टर A लाइज इन XY प्लेन। एक वेक्टर XY प्लेन में है हमारे पास, हम XY प्लेन बना लेते हैं, और आप लोगों ने ये डायग्राम बनानी है। X एक्सिस, X डैश एक्सिस, Y एक्सिस, Y डैश एक्सिस। आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से खुद पूछना चाह रहा हूँ, खुद माइंड में कॉल करें। यहाँ X की वैल्यू क्या होती है, यहाँ Y की वैल्यू क्या होती है, यहाँ नेगेटिव X पे X डैश एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है, Y डैश एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ क्या क्या वैल्यूज होती हैं वो आप लोगों को सारा आइडिया है। अब हमसे क्या पूछा गया? फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। बताएं कब इसके दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे। तो आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास दोनों जो है वो कंपोनेंट क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, जब वेक्टर यहाँ पे होगा। इसका x वाला कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा और y वाला कंपोनेंट भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव अपोजिट साइन।
अपोजिट साइन का मतलब है एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव हो दूसरा क्या हो पॉजिटिव। तो इसमें हमारे पास देखें ये वाले जो हमारे पास हैं, यहाँ पे हमारे पास x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है नेगेटिव, और यहाँ पे x हमारे पास नेगेटिव होता है, y क्या होता है पॉजिटिव। तो हमारे पास वेक्टर कहाँ पे हो सकता है, या तो सेकंड में हो सकता है या फिर थर्ड में हो सकता है। तो इसके हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। 2.3, तो ये हमारे पास 2.3 का आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है 2.4। 2.4 में हमें पूछा गया है इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो, अगर ए कंपोनेंट जीरो नहीं है तो क्या उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो हो सकती है, इसको जरा एक्सप्लेन करें। पहली बात तो ये कि हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। उन्होंने हमसे पूछा है कि अगर ए कंपोनेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब कि ए कंपोनेंट क्या है जीरो। तो हम यहाँ पे दो केसेस ले लेते हैं, इफ ए एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड ए वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कि अगर हमारे पास ए एक्स जो है वो जीरो नहीं है और ए वाई जो है वो जीरो है, फिर आप खुद सिंपली सॉल्व, ए एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो, तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल आ जाएगी जीरो प्लस ए वाई स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू ए वाई। और इस केस में हमारे पास ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई जीरो, तो ए यहां पे आ जाएगा ए एक्स। यहां पे स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया, स्लाइड्स में भी वहां पे आ रहा है। यहाँ पे एक और आपको एमसीक्यूज के बारे से बात बताते चलूं, ये कंडीशन बने कब, देखिए अगर हमारे पास एक वेक्टर का एंगल 90 डिग्री है, इस केस की बात कर रहा हूं मैं, अगर एक वेक्टर है ही सारा y के अलोंग लाइक दिस, एक वेक्टर सारा ही y एक्सिस में है लाइक दिस, ये एक वेक्टर है, लेट बी से ये f1 है, ये फोर्स है, तो इसके x में तो कंपोनेंट बन नहीं रही, सारी की सारी कहाँ है y एक्सिस में, ठीक है। तो ये वाला केस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ax x वाला कंपोनेंट होगा, y वाला कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि फोर्स का, यहाँ फोर्स या कोई भी वेक्टर जो है, मैं यहाँ पे इसको f2 का नाम दे रहा हूँ, तो f2 सारा का सारा किधर होगा x एक्सिस में होगा। यहाँ एमसीक्यूज बनते हैं कि एक वेक्टर y एक्सिस के लोग बताएं तो x कंपोनेंट कितना है, आप कैलकुलेट करते रहें, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें सिंपल बात है, जब है ही सारा y एक्सिस में तो x एक्सिस में वेक्टर है ही नहीं। इस तरह से अगर आपको कहा जाए कि एक वेक्टर जो है वो x एक्सिस के लोग बताएं उसका y कंपोनेंट कितना है, तो ऑटोमेटिकली जीरो है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अबाउट 2.4। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 2.5 क्वेश्चन है, कैन बी अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, क्या वेक्टर का कंपोनेंट उससे बड़ा हो सकता है। इसके जो है वो दो आंसर हो सकते हैं। पहला तो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में बात करें तो नहीं हो सकते, बाकी आप क्वेश्चन लिख दें नो, ठीक है। द वेक्टर कंपोनेंट्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड, क्यों नहीं हो सकते, आप इसकी इक्वेशन देख लें, a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड की ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये दोनों इसके पार्ट्स हैं, ये दोनों ऐड होकर इसको बना रहे हैं, तो ये कभी भी से बड़े नहीं हो सकते। ए जो है वो यहाँ तो इसके इक्वल हो सकता है एक्स स्क्वायर के, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि मैग्नीट्यूड जो है वो ऐसे हो सकता है, इसका स्क्वायर रहने दें आप, ये कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। अगर हम दूसरी बात करें, इन केस ऑफ सिंपल कंपोनेंट्स, अगर सिंपल कंपोनेंट में तो वहां पे पॉसिबिलिटी है, मे बी हो सकते हैं, मे नॉट बी की भी हो सकती है। अगर हमारे पास लेट बी से एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर ए, दिस इज अ वेक्टर बी, एक और वेक्टर है हमारे पास, हम उसको ऐड करते हैं, दिस इज वेक्टर सी, तो रिजल्टेंट जिसमें बनेगा वो इसकी टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक, ये क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, आर इज इक्वल टू ए प्लस
बी प्लस सी। अगर आप देखें तो आर की लेंथ ए से छोटी है, ठीक है, नो डाउट बी से भी शायद छोटी हो, तो इन केस ऑफ सिंपल कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो दिस अबाउट 2.5। स्टूडेंट नेक्स्ट 2.6 हमारे पास क्वेश्चन है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू, क्या वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? तो इसका आंसर है नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। उसके लिए आपको जो है वो वर्डिंग में आंसर स्लाइड पे आ रहा है, नो आप जो है वो बोल्ड करके, ये जो नो वाले क्वेश्चन होते हैं, यस वाले क्वेश्चन होते हैं, तो मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि नो और यस जो है ये आप बोल्ड करके मार्कर से राइट डाउन करें, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इस बच्चे को इसका आंसर आता है। उसको जो कीवर्ड है वो ढूंढना ना पड़े। कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि एग्जामिनर चेकिंग वाला सिर्फ उन कीवर्ड्स को ढूंढता है कि वो ये वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। अगर आपने वो बोल्ड करके मार्कर से लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली उसको नजर आ जाएगा। तो ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट होता है। अगर आप मैग्नीट्यूड को देखें, मैग्नीट्यूड का फार्मूला था a इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। उन्होंने बोला है अगर वेक्टर का जो है क्या मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो सकता है। हम ऐसा करते हैं, हम सपोज करते हैं इफ ए एक्स इज इक्वल टू -3 एंड ए वाई इज इक्वल टू -4। आप इनको पुट करके देखें, जब हम पुट करेंगे इनके ऊपर है स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो यहां से मैग्नीट्यूड इसकी आ जाएगी 9 + 16, 9 + 16 25, a इज इक्वल टू 5। तो देखिए आंसर हमारे पास जो वो पॉजिटिव आया, चाहे कि हमारे पास दोनों कंपोनेंट ही मैंने नेगेटिव लिए थे। तो इसका मतलब कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायर लेने से नेगेटिव किस में शिफ्ट होता है, पॉजिटिव वैल्यू में। सो दिस इज अबाउट 2 पॉइंट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है 2.7, इफ a + b इज इक्वल टू 0 व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स। अगर आपके पास a + b 0 आ रहा है तो इससे आप क्या बता सकते हैं उनके कंपोनेंट कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें, हमारे पास 0 नल वेक्टर का आंसर आता है a + b इज इक्वल टू नल वेक्टर। ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट हो। ऑपोजिट मतलब x है y एक्सिस बना लेते हैं हम। अगर मैं कहता हूं ये वेक्टर a है, दिस इज वेक्टर a, और इसकी लेंथ, अगर मैं लेंथ में ले रहा हूं इसको यूनिट इसकी, मैं कहता हूं ये 5 सेंटीमीटर है। वेक्टर b कैसा होगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। उसकी मैग्नीट्यूड भी कितनी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए। b वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे आंसर 0 आएगा। अब उन्होंने पूछा कंपोनेंट्स के बारे में क्या होगा। अगर कंपोनेंट्स के बारे में देखें तो ये इसका y कंपोनेंट, ये इसका x कंपोनेंट, ये इसका है axi और ये इसका है ayj। और अगर आप y b का कंपोनेंट बनाएं, b का हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ये इसका b वाला कंपोनेंट, y वाला कंपोनेंट, ये इसका x वाला। तो ये देखें ये नेगेटिव x इसी तरफ से है तो इसके साथ क्या आएगा bx -i, और इसके साथ क्या आ जाएगा by। अब ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ नेगेटिव y एक्सिस -j। अब इनकी डायरेक्शन अगर आप डायग्राम से देखें, ayj ऊपर की तरफ, byj नीचे की तरफ, ax उस तरफ, bx इस तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो आप सिंपल लिख दें कि उनके कंपोनेंट्स भी डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। सो दिस इज अबाउट 2.7। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं आपके 85 मार्क्स 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स आए आपके पेपर में, तो ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है 2.8, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बताएं कि किस कंडीशन में हमारे पास जो है वो वेक्टर कंपोनेंट इक्वल होंगे। मतलब वो ये पूछने जा रहा है, बताएं ax और ay बराबर कब होंगे, ax और ay। ax की वैल्यू क्या होती है, a cos थीटा, ay की वैल्यू क्या होती है, a sin थीटा। अब यहां से अगर आप लोग देखें हमारे पास साइन और एक कॉस, आप कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड पे कर लें, मतलब a यहां से a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड, यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा a से कट जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा को पता है टेन थीटा, और यहां बचेगा 1 a/a। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1, और टेन 1 कब होता है, 45 डिग्री पे होता है।
तो इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर जो है वो का एंगल जब 45 डिग्री होगा एक्स एक्सिस से तो उसके कंपोनेंट इक्वल होंगे लाइक दिस। अगर ये वेक्टर है ए, अगर इसका एंगल यहाँ से 45 डिग्री है तो इसके दोनों कंपोनेंट ए एक्स इक्वल होंगे ए वाई के। एक और इंटरेस्टिंग बात बता चलूँ, इसका आंसर हम और तरह से भी राइट कर सकते हैं। आपको साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, वैसे तो वेक्टर की ये चैप्टर आपको स्टडी करने के लिए कंप्लीट आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है साइन कॉस टेन इनकी तमाम वैल्यू 0 से लेके 180 डिग्री तक याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं होंगी, आप एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, वो टाइम वेस्ट करेगा। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने हमें ये मशीन दी हुई है, बहुत पावरफुल मेमोरी दी हुई है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है बी ह्यूमन बींग, तो हमें ये याद होनी चाहिए। कोसाइन 45 होता है 0.707 और कॉस 45 होता है 0.707। यहाँ से मैथमेटिक्स का भी एक एमसीक्यूज बता दूं कि यहाँ पे आपके पास ये भी आ सकता है, बताएं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके पास चैप्टर है तो किस एंगल पे साइन और कॉस की वैल्यूज इक्वल होती हैं 45 डिग्री पे। तो अब अगर देखें ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा, ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा, तो यहाँ पे ए कॉस थीटा अगर आप 45 पुट करते हैं, कॉस 45 यहाँ साइन 45, तो आंसर कितना आएगा 0.707 ए, 0.707 ए। तो दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जिनके पास की बुक्स होंगी या कोई बड़े बहन भाई पढ़ते होंगे उनके पास आंसर में कुछ एडिशन भी होगी, वहाँ पे लिखो 45 डिग्री 135 225 एंड 315 डिग्री, इन तमाम एंगल्स पे कंपोनेंट इक्वल होते हैं। रीजन क्या है? रीजन सेम यही है कि इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हैं वो सेम होती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2.9, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। शायद आपके पास आ रहा है कैन यू ऐड टू जीरो टू अ नल वेक्टर। आंसर दोनों का सेम है, मतलब सेम का मतलब ये है कि दोनों की रीजन सेम है। आप पहले मुझे ये बताएं कि क्या आप कह सकते हैं कि 5 kg शुगर है, इसमें हम 5 मीटर शुगर ओवर ऐड कर दें, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। आप कहेंगे सर यहां तो केजी था यहां मीटर है, ये हमारे पास ऐड नहीं हो सकते। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास। कौन सी क्वांटिटी ऐड होती है? सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होती हैं जिनके हमारे पास यूनिट जो है वो सेम हो। उसके अलावा और क्वांटिटी सेम हमारे पास जो है वो स्केलर और वेक्टर दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। सो इसका आंसर यही है। आप जैसे कश्मीर राइट डाउन करेंगे कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को हमेशा ऐड किया जाता है। ये क्वेश्चन आंसर का पार्ट नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि हमेशा सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड। हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते, सो इट इज नॉट पॉसिबल। 2.10 है कैन यू ऐड जीरो टू अ नल वेक्टर, वो भी पॉसिबल नहीं है। वाई? जीरो स्केलर है और ये जो है वो वेक्टर है, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में कि हम जो है वो स्केलर और वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। सो दिस इज अबाउट 2.9 एंड 2.10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2.11, कैन टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन देयर सम बी जीरो, एक्सप्लेन। क्या दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है? फॉर सपोज कि हम कह लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी पड़ी हुई है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F1 5 न्यूटन और एक फोर्स लग रही है इसके ऊपर F2 2 न्यूटन। अब बताएं ये दोनों फोर्सेस अनइक्वल हैं, उन्होंने हमें खुद बोला, ठीक है। क्या इनका सम जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता। सिंपली आप 5 - 2 करें, आपके पास इसके ऊपर नेट फोर्स क्या आएगी? F1 प्लस इसकी अपोजिट डायरेक्शन है तो ये सब्ट्रैक्ट होगी -F2। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो कितना आएगा इसका? F नेट वो हमारे पास आएगा 3।
न्यूटन। और डायरेक्शन अगर हम देखें तो डायरेक्ट, खैर इसका मैग्नीट्यूड ले लें आप, वो ज़्यादा बेहतर है। इनके भी सिंबल आप ख़त्म कर दें। वेक्टर में लेंगे तो इसी तरफ ही आ जाएगी डायरेक्शन। और मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बताया हुआ कि जब वेक्टर हमारे पास पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं तो हम उनको सिंपल अलजेब्रा रूल से ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने यही किया, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। सो इसका आंसर यही है। तो हमारे पास जीरो कब होगा? जारी बात है जब हमारे पास दोनों फोर्सेज हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हो। इधर भी 5 न्यूटन हो और इधर भी कितना हो, 5 न्यूटन। तो फिर हमारे पास नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी आ जाएगी? जीरो। तो दो वेक्टर्स का एक दूसरे को कैंसिल या नल वेक्टर आंसर देने के लिए उनका इक्वल एंड अपोजिट होना जरूरी है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 2.11 तक शॉर्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को जरूर जो है वो